नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और सामने आपके लेकर हाजिर हैं देश का सबसे पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा ने तगड़ा प्लान तैयार किया। लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में सपा के हाथों मिली करारी हार का बदला लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाल ली। अयोध्या और मिल्कीपुर की सीटों पर तैयारी भी तेज कर दी गई है। उपचुनाव के रण को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। समाजवादी पार्टी ने सोमवार को 6 सीटों पर प्रभारी घोषित किए। इधर बीएसपी ने भी उपचुनाव में उतरने का फैसला कर लिया है। यानी मुकाबला दिलचस्पी के हदों को पार करने वाला है। सियासत रोमांचक होने वाली है और सवाल कुछ उठ रहे हैं। इसी बीच योगी आदित्यनाथ का प्लान उपचुनाव क्या है? 10 सीटों पर उपचुनाव, क्या योगी हैं जीत की शर्तियां गारंटी? और नहीं चलेगा जाति धर्म का खेल, MYPDS समीकरण होगा फेल? इन्हीं सवालों के साथ आज बड़ी डिबेट, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने जीत की शर्तियां गारंटी वाला प्लान तैयार कर लिया है। सपा के गढ़ को भेदने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब खुद कमान संभाल ली है। फीडबैक ले रहे हैं और उसके आधार पर आगे की रणनीति बन रही है। और निश्चित रूप से जो ये उपचुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी जनता का आशीर्वाद प्रचंड रूप से प्राप्त करेगी। जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता के सामने झूठ बोला, भ्रम फैलाया। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अखिलेश यादव ने 6 सीटों पर प्रभारी घोषित कर दिया है। जिन सीटों पर प्रभारी घोषित किया गया है, इनमें सबसे प्रमुख सीट है अयोध्या, जिसे लेकर सपा ने खूब नैरेटिव भी सेट किया। अयोध्या सीट को लेकर के इतना ज्यादा वो परसेप्शन और नैरेटिव गढ़ा विपक्ष ने कि अवधेश प्रसाद जो पहली बार के सांसद हैं, उनको लोकसभा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बगल में सीट दी गई। वो चिढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए, वो एक मैसेज देने के लिए। उपचुनाव में पहली बार बीएसपी भी ताल ठोकने को तैयार है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलने के आसार हैं। पहली बार बाई इलेक्शन में 10 सीटों पर मायावती अपने कैंडिडेट उतारकर ये साफ कर देना चाहती हैं कि हम एक मजबूती के साथ फिर वापस आ रहे हैं, हमारा वोट बैंक कहीं से कमजोर नहीं है। और मायावती के इलेक्शन में खड़े होने से निश्चित रूप से उसका लाभ अगर किसी को मिलेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ चुकी है। उपचुनाव में भी दोनों दलों के साथ लड़ने की बात की जा रही है। हालांकि गठबंधन को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। सब हमारी पार्टी है और समाजवादी पार्टी है। दोनों पार्टियों का एक गठबंधन है और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दोनों पार्टियों के बीच में एक स्वस्थ वातावरण में और बहुत ही सम्मानजनक तरीके से सीटों के शेयर में बातचीत होगी और बातचीत बहुत ही स्वस्थ होगी। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अखिलेश यादव ने 6 सीटों पर प्रभारी भी घोषित कर दिया है। देखिए, इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दल, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी, तमाम दल सब एकजुट हैं, एक मत हैं और एक ही उद्देश्य के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले अयोध्या के मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की कटेहरी जैसे टॉप विधानसभा सीटों को खुद के लिए चुना है। खुद सरकार, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं, उन्होंने 2 सीटों पर अपने कंधों पर 2 सीटों को जिताने का जिम्मा लिया है और वो 2 सीटें हैं कटेहरी जो अंबेडकर नगर जिले में आती है और एक मिल्कीपुर जो अयोध्या जिले की एक सीट है। उपचुनाव में सियासी समीकरण दुरुस्त करने की कवायद को लेकर जनप्रतिनिधियों से बातचीत और तमाम स्तर पर सभी पार्टियों ने प्रयास तेज कर दिए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सरजीत सिंह के साथ अखंड प्रताप शाही, इंडिया डेली, लखनऊ। इस डिबेट में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। ऋचा सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित अग्रवाल, प्रवक्ता RLD, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे।
आजम खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वैभव त्रिपाठी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं ऋचा सिंह का रुख करना चाहूंगा। ऋचा, क्या ये उपचुनाव अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की साख का सवाल बन गया है? ऋचा जी, क्या आपको आवाज आ पा रही है मेरी? चलिए, लगता है ऋचा जी तक आवाज जा नहीं पा रही है। आजम खान के पास चल रहे हैं, जो कि प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आजम खान, सवाल आपसे सबसे पहले मेरा यही है कि 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में जो नतीजे आते रहे अभी तक के इलेक्शंस में, उसमें 50-50 का मामला रहा है। कभी आप लोग हावी रहते हैं तो कभी बीजेपी हावी रहती है। ज्यादातर ऐसा देखा गया कि विपक्ष हावी रहता है। तो आप लोग ये तो बात तय आश्वस्त होकर तो चल रहे होंगे, लेकिन जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाली है, ऐसे में क्या विपक्ष की चुनौती बढ़ गई है? विवेक जी, लोकसभा चुनाव में सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी नहीं, बल्कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी ने भी कमान संभाल रखी थी, लेकिन उसके बावजूद लोकसभा चुनाव में इनकी 29 सीटें कम हो जाती हैं। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी कमान संभाल लें, ब्रजेश पाठक जी संभाल लें, केशव मौर्य संभाल लें और इनका केंद्रीय नेतृत्व भी आके संभाल ले, परिणाम बदलने वाले नहीं हैं। और जो परिणाम है वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के हक में आएगा। हम लोग 10 सीटें मान के चल रहे हैं जीतेंगे, लेकिन कम से कम 8 सीट तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जीतेगी ही जीतेगी। अब देखते हैं कि इन लोगों की पूरी मशीनरी, प्रशासन क्या क्या करता है और कैसे विपक्ष को रोकने की कोशिश करता है, वोट ना देने की कोशिश करता है। तमाम हथकंडे प्रशासन अपनाता है, लेकिन विपक्ष हर हथकंडे के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश की जनता उतनी ही परेशान है, बल्कि उससे ज्यादा परेशान है। भर्तियां हुई नहीं है। आज आपने देखा 1036 भर्ती के लिए बहुत बड़ा स्टेज बनाया गया, बहुत मार्केटिंग करी गई। सिर्फ 1036 भर्तियां की गई, उसकी इतनी मार्केटिंग की गई जैसे लग रहा है कि लाखों की भर्तियां उत्तर प्रदेश में करी गई। उत्तर प्रदेश का युवा अभी भी बेरोजगार है, अभी भी सड़कों पे घूम रहा है, उसे रोजगार की जरूरत है। किसानों की समस्याएं हल नहीं हुई हैं। आजकल किसान सिंचाई नहीं कर पा रहा, यानी उत्तर प्रदेश सरकार उसे बिजली नहीं दे पा रही है। आजम भाई जी, महिला अपराधों में आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। आजम भाई, जब उत्तर प्रदेश की हालत इतनी खराब है तो अखिलेश जी केंद्र की राजनीति में क्यों चले गए? अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में रहकर उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ, यहाँ के मजलूमों के साथ, यहाँ के परेशान जनता के साथ खड़े रहते और कहते कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी तो सेंटर में बैठे हुए हैं। विवेक जी, समाजवादी पार्टी पूरा का पूरा यहाँ की जनता की लड़ाई लड़ रही है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी केंद्र में सिर्फ सदन चलता है तभी जाते हैं, उसके अलावा वो लखनऊ में ही रहते हैं, उत्तर प्रदेश की ही पॉलिटिक्स में ज्यादा रहते हैं। अब जब सदन चलता है, क्योंकि केंद्रीय मुद्दे बहुत हावी हैं और जो केंद्र की सरकार की तानाशाही, अहंकार और लोकतंत्र विरोधी और आरक्षण विरोधी नहीं तो आजम भाई, ये है, उसको कंट्रोल करने के लिए जी आजम भाई, एक सवाल और ये उपचुनाव केंद्र सरकार को हटाने के लिए तो नहीं है? कम से कम बिल्कुल नहीं है। हम कहां कह रहे हैं ये राज्य सरकार को हटाने के लिए नहीं है, लेकिन ये लड़ाई उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने खुद ही महत्वपूर्ण बनाई है और इस महत्वपूर्ण लड़ाई हारने के बाद देखते हैं कि भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के नेता, भाजपा के माननीय मुख्यमंत्री फिर क्या कहेंगे। अगर ये 10 सीटों की लड़ाई हार जाएंगे तो उसके बाद क्या प्ली लेंगे, ये हम लोगों को ठीक है। मैं ऋचा जी आज जुड़ गई हमारे साथ, उनके पास जा रहा हूं। उसके बाद में हमारे मित्र वैभव त्रिपाठी जी के पास आऊंगा। वैभव त्रिपाठी जी कहीं सफर कर रहे हैं ऐसा लगता है और काफी ध्यान से डिबेट को सुन रहे हैं। ऋचा जी, क्या बीजेपी मैं आ रहा हूं वैभव त्रिपाठी जी आपके पास, क्या बीजेपी
आपके लिए उत्तर प्रदेश के 10 जो उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर, क्या वो साख का सवाल बन गया बीजेपी के लिए? देखिए विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी, एक अनुशासित पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा ही हर चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव रहा है, क्योंकि हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता के मुद्दों से लगातार हम सामना करते रहते हैं और जनता के बीच में हम चूंकि जवाबदेह हैं, इसलिए हर चुनाव, चाहे वो कोई भी चुनाव हो, छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, वो हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। सिर्फ सत्ता का सवाल नहीं होता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उन 10 सीटों का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पीडीए का नारा देकर समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन ने जिस तरीके से जनता को गुमराह करने का प्रयास किया, जिस तरीके से झूठ की हांडी चढ़ाई, आज वो हांडी फूट चुकी है। और जिस तरीके से इन्होंने एक अफवाह फैलाई कि आरक्षण में कोई बदलाव आ जाएगा, संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ हो जाएगी, लेकिन विवेक जी, आज पूरा देश ये देख रहा है कि पीडीए की बात करने वालों का क्या स्टैंड था जब अभी कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट का SC/ST की क्रीमी लेयर को लेकर जिस तरीके का सुझाव आया, वहां समाजवादी पार्टी के लोग SC/ST में क्रीमी लेयर के सुझाव का स्वागत करते दिखे, और न सिर्फ स्वागत करते दिखे बल्कि ये कहते दिखाई पड़े कि समाजवादी पार्टी की लंबे समय से मांग थी। वही भारतीय जनता पार्टी का रुख एकदम स्पष्ट है। भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान को लेकर जो प्रावधान संविधान में किए हैं SC/ST के आरक्षण को लेकर, उसी आधार पर आरक्षण चलेगा और आरक्षण में किसी तरीके की कटौती और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ये चूंकि भारतीय जनता पार्टी SC/ST और ये स्टैंड आप लोगों ने दोहराया। आप लोगों ने SC/ST की जितने भी सांसद हैं उनको बुलाया दिल्ली में और उसके बाद मीटिंग की और प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि इसमें कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं होनी जा रही। लेकिन अब सवाल यह है कि ये करना क्यों पड़ा? ये करना इसलिए पड़ा क्योंकि लोकसभा के चुनाव में आपके लिए बहुत बड़ा सेटबैक रिजल्ट आया था। उस रिजल्ट के बाद संगठनात्मक तौर पर क्या कुछ हुआ पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा था, देश देख रहा था। मैं इसलिए आपसे दोबारा वही सवाल पूछ रहा हूं ऋचा जी, क्या ये 10 सीटों के उपचुनाव आप लोग के लिए लिटमस टेस्ट है, साख का सवाल है? नहीं, हमारे लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जनता के बीच में पीडीए का जो अफवाह थी उसकी चेहरा साफ करने जा रहे हैं। किस तरीके से समाजवादी पार्टी को कुछ सीटें क्या मिल गई, आप देख सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता उन्मादी हो गए हैं। अयोध्या से लेकर कन्नौज तक किस तरीके से महिलाओं को इन्होंने असुरक्षित कर दिया है। अयोध्या जिस सीट पर ये डंका पीट रहे हैं, वही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी में किस तरीके से समाज के अंतिम पायदान से आने वाली 12 वर्षीय बच्ची के साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता महिलाओं तक दुर्व्यवहार करता रहा, दुराचार करता रहा, और समाजवादी पार्टी उस अंतिम पंक्ति के बच्ची के साथ जाकर खड़े होना तो दूर है बल्कि DNA टेस्ट की मांग करती नजर आई। किस तरीके से कन्नौज में वहां की लोकसभा सांसद के प्रतिनिधि पॉस्को एक्ट में गिरफ्तार हुए हैं, बच्चियों को जो है नौकरी का लालच देकर उनका शोषण करना। तो ये तो केवल अभी इनका चेहरा सामने आया है, और आप ये सोच कर देखिए कि अगर ये सत्ता में आ गए तो किस तरीके की उन्मादी पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश है, आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों पर छू रही है, भयमुक्त उत्तर प्रदेश है, योगी जी का सुशासन है, माफियाओं का सफाया हो चुका है, और ये पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। और उत्तर प्रदेश ये भी देख रहा है कि पीडीए की बात करने वाले और पीडीए का नारा देने वाली समाजवादी पार्टी, लेकिन ऋचा जी, मैं आ रहा हूं दलित के विरोध में खड़ी हुई है। आजम खान जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। लेकिन ऋचा जी, वही कन्नौज इसी उत्तर प्रदेश में आता, उत्तर प्रदेश से बाहर तो नहीं है? वही अयोध्या इसी उत्तर प्रदेश के अंदर आता, उत्तर प्रदेश से बाहर तो नहीं है, जहां पर आप सुशासन के दावे कर रही हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल विवेक जी, वही कन्नौज और वही अयोध्या, इसी कन्नौज और मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं आजम खान जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। ये सवाल बहुत जरूरी है, मुझे लेने दीजिए, उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास। कन्नौज और अयोध्या में इन्होंने झूठ की हांडी चढ़ाई थी, काट की हांडी चढ़ाई थी, जो कि फूट चुकी है,
और जनता देख रही है, जनता ने उनके ऊपर भरोसा किया। तो आपने देखा कि अवधेश प्रसाद जो वहां के चुने हुए सांसद है, उनका आस्था किस तरीके का है। प्रभु श्री राम पे टिप्पणी करते हैं। प्रभु श्री राम की मर्यादा की नगरी में 12 साल की बच्ची के साथ लगातार बलात्कार होता है और ये उस बच्ची के साथ खड़े होने के स्थान पर डीएनए टेस्ट की मांग करते हैं। मोदी खान आज तक अपने पद पर बना हुआ है। समाजवादी पार्टी का चेहरा सिर्फ इसी से साफ हो जाता है कि मोदी खान को आज तक समाजवादी पार्टी ने अपने नगर अध्यक्ष के पद से हटाया नहीं है। स्वयं अखिलेश यादव जी मोदी खान के पक्ष में उतर आते हैं और डीएनए टेस्ट की मांग करते हैं। आप बताइए मुझे, ये पीडीए की बात करते हैं, पूजा पाल जी क्यों छोड़कर चली गई, पल्लवी पटेल जी क्यों छोड़कर चली गई, दारा चौहान जी क्यों छोड़कर चले गए? क्योंकि जो भी अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी की बात इस पीडीए और समाजवादी पार्टी के भीतर करता है, वो समाजवादी पार्टी के लिए आंखों की खिड़की बन जाता है। जीत के आवेश में समाजवादी पार्टी के नेता उन्मादी हो गए हैं, ये कह रही हैं ऋचा जी, और इसलिए कन्नौज और अयोध्या जैसा मामला सामने आया है। आजम खान जी। विवेक जी, मैं सिर्फ एक सिंपल सा आंकड़ा ऋचा को देना चाहूंगा। 2016 में एनसीआरबी का डाटा कहता है कि 3,38,000 केसेस रजिस्टर्ड हुए अगेंस्ट विमेन क्राइम, और अभी जो लेटेस्ट डाटा है वो 4,44,000 केसेस रजिस्टर्ड हुए अगेंस्ट विमेन क्राइम, यानी 1,10,000 से ज्यादा केसेस बढ़ जाते हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध के। और ऋचा अभी गुणगान ही गा रही हैं। 1,10,000 के केसेस कहाँ से बढ़ जाते हैं? अगर अच्छा है, कानून व्यवस्था अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, एनसीआरबी कह रही है, होम मिनिस्ट्री कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, न समाजवादी पार्टी कह रही है, होम मिनिस्ट्री कह रही है कि जब समाजवादी पार्टी ने छोड़ा था और आज की जो भाजपा की सरकार है, 1,10,000 से ज्यादा केसेस महिलाओं के खिलाफ अपराध के बढ़ जाते हैं। तो वो क्यों बढ़ गए? ऋचा इसका जवाब देंगी क्या, क्यों बढ़ गए? कहाँ से आए वो केसेस? मैं कह तो नहीं हूँ, ठकोसलेबाजी है, कानून व्यवस्था ठकोसलेबाजी है और मीडिया मैनेजमेंट है। आप बताइए, मीडिया मैनेजमेंट से बहुत काम नहीं चलने वाला। समाजवादी पार्टी का वरिष्ठ समाजवादी पार्टी का वरिष्ठ मोदी खान ने किस तरीके से और कितना हो रहा है, समाज की 12 साल की बच्ची के साथ महीनों तक शोषण किया, इसको आप तरीके से जस्टिफाई करेंगे, जस्टिफाई करेंगे? आप मुझे बताइए ना, मोदी खान समाजवादी पार्टी का वरिष्ठ नेता जिससे महीनों तक 12 साल की अरे मैं 1,10,000 केसेस का पूछ रहा हूँ, आप एक केस पूछ रही हो, आप एक केस पूछ रही हो, मैं 1,10,000 केस पूछ रहा हूँ। समाजवादी पार्टी ने जब छोड़ा था तब से 1,10,000 केसेस महिलाओं के खिलाफ बढ़ जाते हैं। ये एनसीआरबी का डाटा कह रहा है, भारत सरकार कह रही है, होम मिनिस्ट्री कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। आप एक केस में लेके पड़ी हो, अरे 1,10,000 केसेस का जवाब दे दो, एक केस का जवाब बाद में मांगना, पहले 1,10,000 केसेस का जवाब चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता को ये जवाब चाहिए। आप एक केस में पड़ी हो। उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन है, किसी भी महिला अपराध करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो मोदी खान हो, चाहे वो नवाब सिंह यादव हो, चाहे पूरी समाजवादी पार्टी बलात्कारियों के पक्ष में उतर आई है। आप किस तरीके से बेशर्मी से डीएनए की टेस्ट की मांग करते हैं? भी नहीं समझ में आया ना, होम मिनिस्ट्री ने जो डाटा दिया, होम मिनिस्ट्री ने जो डाटा दिया है, एनसीआरबी का डाटा आप अपने मोबाइल में सर्च कर लो। समाजवादी पार्टी ने जहाँ छोड़ा था महिलाओं के खिलाफ अपराध को, आज योगी जी के सरकार में महिलाओं के खिलाफ अपराध की क्या स्थिति है? आखिर क्यों बढ़ जाते हैं अपराध? यानी 25% अपराधों में वृद्धि है, 25% महिला अपराधों में वृद्धि है, और वो सरकार जो ये कहती है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, शर्म आनी चाहिए भाजपा वालों को। देखिए आजम खान जी और ऋचा जी, अंतिम पायदान से आती है। आजम खान जी और ऋचा जी, आप एक एक करके समाजवादी पार्टी जुटा नहीं पाई है। वही अवधेश प्रसाद वहाँ के चुने हुए सांसद, आप बता रहे बहुत एक एक करके देखिए आप दोनों से
आप दोनों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, देखिए अपराध से जुड़ा हुआ मामला है और अपराध से जुड़े हुए मामले में कोई कंपटीशन तो कम से कम नहीं हो सकता है। 2014-15 में भी एनसीआरबी के आंकड़े जारी होते थे, उसके बाद भी एनसीआरबी के आंकड़े जारी हुए। सरकार का ये दायित्व होता है कि कैसे अपराध को ज्यादा से ज्यादा कम करने की कोशिश की जाए। अब इसमें कंपटीशन होने लगे फिर तो आम जनता का क्या होगा बताइए जरा। विवेक जी, बस मैंने एक सिंपल सी बात कही। विवेक जी, मैंने एक सिंपल सी बात कही। 2016-17 शुरू में हमारी सरकार चली जाती है, तब एनसीआरबी का डाटा कहता था कि 3,38,000 के खिलाफ करीब विमेंस अगेंस्ट क्राइम होते थे। आज एनसीआरबी का डाटा कह रहा है 7 साल बाद कि करीब 4.5 लाख केसेस हो जाते हैं। तो आखिर जो 25% केसेस बढ़े वो कहाँ से बढ़े? कैसे कानून व्यवस्था अच्छी है? कैसे? ठीक है, मैं मेरे साथ दो सहयोगी और जुड़ रहे हैं। योगेश मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनूप श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता। पहले अनूप के पास चलते हैं और जानते हैं 10 सीटों का मामला क्या इस बार अपराध बनाम सुशासन होगा या फिर पीडीए वर्सेस योगी आदित्यनाथ और बीजेपी होगा। अनूप, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, आपकी आखिरी लाइन जो है वो बिल्कुल सटीक है। इस बार जो मुकाबला होने जा रहा है वो निश्चित रूप से पीडीए और वर्सेज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होने जा रहा है, क्योंकि जो मिल्कीपुर है अयोध्या की सीट जिसे लेकर इंडिया गठबंधन अपनी पूरी पीठ थपथपा रहा है जब से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं उसके बाद से, उस सीट मिल्कीपुर की और कटहरी जो अंबेडकर नगर में है, इन दोनों सीटों की कमान अंबेडकर नगर में आपको बताना चाहूंगा कि अयोध्या के बगल में ही है, फैजाबाद के बगल में, तो इन दोनों सीटों की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद संभाल ली है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि पिछले 8 दिन में या 7 दिन में कह लीजिए तीसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा होने जा रहा है मिल्कीपुर में। 18 अगस्त को वहां पर एक रोजगार मेला होने जा रहा है और रोजगार मेले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो पीडीए का फार्मूला है इंडिया गठबंधन का या समाजवादी पार्टी का, उसको बीट करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर, रोजगार, विकास, ये सारे मुद्दे जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उठाते आए हैं, आज भी उन्होंने जीरो टॉलरेंस का उल्लेख किया है, ये सारे मुद्दे उन पीडीए के सामने खड़े होंगे। और योगी आदित्यनाथ बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार जो है कोई भी भ्रम जो इंडिया गठबंधन है या समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस है, जो भी विपक्षी दल हैं, वो फैलाने में कामयाब नहीं होंगे। अनूप, एक और सवाल मैं छोटा सा पूछना चाहूंगा, मुझे लगता है ये सवाल आप तक और दर्शकों तक भी पहुंच जाएगा। ये 10 सीटों पर बाय इलेक्शन इंडिया गठबंधन वर्सेस बीजेपी है या इंडिया गठबंधन वर्सेस योगी आदित्यनाथ? निश्चित रूप से यह इंडिया गठबंधन वर्सेज योगी आदित्यनाथ होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है। और विवेक, आपको पता है कि जब किसी भी राज्य में उपचुनाव होता है तो वो निश्चित रूप से सरकार वर्सेज विपक्ष होता है। तो ये उपचुनाव है, 10 सीटों पर है, लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद पहली बार हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये काफी महत्वपूर्ण है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि दोनों के लिए लिटमस टेस्ट है और निश्चित रूप से ये सरकार बनाम विपक्ष की लड़ाई है, या यूं कह लीजिए बीजेपी बनाम या योगी आदित्यनाथ बनाम जो है वो इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच की लड़ाई है ये। ठीक है, मेरे साथ वैभव त्रिपाठी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, और हमारे साथ योगेश मिश्रा भी बने हुए हैं। वैभव जी के पास चलते हैं, उसके योगेश जी आपके पास आएंगे। वैभव जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। वैभव जी, आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं बाय इलेक्शंस को लेकर, लेकिन सामने योगी आदित्यनाथ भी पूरा जोर लगा रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं। ऐसे में लगता है आपको मुकाबला आसान होगा या फिर ऐसा ना हो कहीं जो है ये इलेक्शन जो कॉन्टेस्ट होगा उसमें रिजल्ट योगी आदित्यनाथ की तरफ इंक्लाइन हो जाए? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ की तरफ ये जाएगा चुनाव। ऐसा है, ये पूरा जो चुनाव है वो जनता के हक की बात है। जो 2024 में जनता एकजुट हुई थी अपने हक की लड़ाई के लिए, वो जानती है कि योगी सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है, योगी सरकार में रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई है और महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है। उन महिलाओं के अत्याचार में सबसे ज्यादा जो है भाजपाई संलिप्त पाए गए हैं और उनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई बिल्कुल नहीं होती है। इन सभी मुद्दों पे जनता एकजुट है। और मैं ये कह रहा था आपकी इस बात को आगे बढ़ाकर कि योगी आदित्यनाथ जी आज नए नहीं आ गए हैं यूपी में। योगी आदित्यनाथ जी 2024 के चुनाव में थे, सभी चरणों में थे, वो कहीं गए नहीं थे। उन्होंने पूरा जोर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी लगाया था, योगी जी ने भी लगाया था, उनकी पूरी कैबिनेट ने लगाया था, मोदी जी और उनकी पूरी कैबिनेट ने लगाया था,
बावजूद इसके जनता ने इनको नकारा है और इनको एक बड़ी हार का मुंह देखना पड़ा है। वो अलग बहस हो सकती है कि सरकार इनके केंद्र में बनी है गठबंधन में, तो जनता इस बात को जानती है, वो जनादेश से सब स्वीकार करते हैं। लेकिन इन 10 उपचुनाव में मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि 10 की 10 जो विधानसभा सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन ही जीतेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऋचा जी चाहे जो भी तथ्य रखें, चाहे जो भी बातें करें, लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा है। इनके अपने जो विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया है, अधिकारी बेलगाम हो गए, वो सुन नहीं रहे हैं। 80 का 80 वाला कॉन्फिडेंस वो भी दिखा रहे थे तो ओवर कॉन्फिडेंस साबित हुआ। आप 10/10 कह रहे हैं, नहीं, आपका हमने कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं बन जाएगा? नहीं 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 नहीं, हमारा इस वजह से नहीं है। देखिए, वो सत्ता में होने के बाद वो एक गुब्बारा फुला रहे थे, वो हवा बना रहे थे कि 80 में 80। हम तो धरातल पे है भाई, ना हमारे पास सत्ता है, ना इंटेलिजेंस है, कुछ नहीं है। लेकिन हमारे पास वो जनता है, जहां जनता के बीच हम जा रहे हैं, लगातार हम बैठकें कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं। जनता जो मोमेंटम लेके चली है कि इस भाजपा को, जो कि जवाबदेही से भागने वाली भ्रष्ट सरकार है, जो अडानी की जांच नहीं कराना चाहते हैं, सिर्फ विपक्ष के ऊपर ईडी और सीबीआई के शिकंजे डालने वाले लोग हैं। बीएचयू में बलात्कार होता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, 2 महीने तक उनको मेहमान बना के इन्हीं फोटो मुद्दों पर खिंचाते बाई रहते हैं इलेक्शंस में मोदी जी, जाएंगे आप? योगी जी। इन्हीं मुद्दों पर बाई इलेक्शंस में जाएंगे? एग्जैक्टली। योगी और मोदी की विफलताओं के मुद्दों पे जनता एकजुट है। जनता, अभी बात कर रहे थे आजम भाई, बिल्कुल सही कह रहे थे, 1000 लोगों को रोजगार देने के लिए इतना बड़ा मेला, क्या बात है। आप 2014 से पहले चलिए, 2017 से पहले यूपी में चलिए, हजारों युवाओं को, लाखों युवाओं को एक साथ नौकरी, उनके घर चले जाता था ज्वाइनिंग लेटर। कभी किसी ने फोटो खिंचाने की चेष्टा नहीं की। लेकिन ये पहली ऐसी निकम्मी सरकार है कि 10 रुपए का काम होगा, 1000 रुपए उस पर खर्च करेंगे पब्लिसिटी करने के लिए, फोटो सेशन कराने के लिए। तो जनता इस बात को समझ रही है। और योगी जी जो बातें करते हैं, योगी जी को जानकारी कम है। योगी जी को पता ही नहीं है कि जनता का मूल मुद्दा क्या है। योगी जी को पहले ये समझना चाहिए कि महंगाई से जो जनता त्रस्त है उसके लिए क्या करे, जो शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रहे हैं उसके लिए क्या करे। योगी जी ने पहले टर्म में ही 17,000 विद्यालयों को बंद किया, और बंद करने का नतीजा ये हुआ कि गरीबों के बच्चों का जो शिक्षा का हक था वो मारा गया। मैं आपको बता दूं, शिक्षा व्यवस्था ऐसी चरमराई हुई है, शिक्षकों का ट्रांसफर इस तरीके से लटका के रखा है। अपने घर से 200-300 किलोमीटर दूर शिक्षक जाके पढ़ा रहा है, उसका कितना मन लग रहा है। बच्चों, एक प्रथम एजेंसी है जो उसकी असर रिपोर्ट आती है हर साल, प्रधानमंत्री मोदी जी भी एक बार जिक्र उसका कर चुके हैं। उसमें निकल के आया कि यूपी में जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है वो एकदम बुरी स्थिति में तो है। इससे यही मैं कह रहा हूं, बाई इलेक्शंस के मुद्दे आप अडानी पे बात करते हो, उसके बाद सीधे शिक्षा व्यवस्था पर आ जाते हैं। मैं इतना बड़ा फर्क मैं कभी कभी समझ नहीं पाता हूं। नहीं, मैं उसको समझा देता हूं। बेसिकली जनता क्या समझती है वो मैं कह रहा हूं। जनता के बीच जो चर्चाएं हैं मैं वो कह रहा हूं। मैं ये नहीं जानता या राहुल जी जो चर्चा कर रहे हैं वही चर्चा आप लोग करते हैं। देखिए, ऐसा है, जनता अडानी पे भी चर्चा कर रही है और जनता की राहुल जी, वैभव जी, भ्रष्टाचार पर जी नहीं, जनता और राहुल जी दोनों, जनता का प्रतिबिंब ही है राहुल जी। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप कॉन्फिडेंट है 10 सीटों को लेकर और आप कह रहे हैं कि बीजेपी मुकाबले में कहीं नहीं है। खड़े हो रहे हैं। मैं योगेश जी के पास चला जाता हूं, उसके बाद रोहित अग्रवाल आरएलडी से हमारे साथ जुड़ गए। योगेश जी, कितने मुतमईन आप इस बात को लेकर जो वैभव त्रिपाठी कह रहे हैं? योगेश जी, आवाज आ रही है आपको? मुझे लगता है योगेश जी का कनेक्शन प्लीज चेक कीजिएगा। मैं आरएलडी के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल जी के पास आ रहा हूं, उसके ऋचा जी आपके पास आ रहा हूं। रोहित जी, एसपी और कांग्रेस तो फुल कॉन्फिडेंट है 10 सीटों को लेकर। देखिए, कॉन्फिडेंस तो उनका ये दिख रहा है कि स्थिति ये हो चुकी है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की कि आज बलात्कारियों के साथ खड़े होने वाली पार्टी अगर कोई है तो वो समाजवादी पार्टी है। इस तरीके से अयोध्या में एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ और समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं डीएनए टेस्ट होना चाहिए,
वही अब कन्नौज के अंदर रिपीट हुआ कि समाजवादी पार्टी के नेता वहां पे बलात्कार करते हैं और वहां पे वो कहते हैं कि साहब ये हमारे नेता ही नहीं है, जबकि अभी जुलाई में उनकी माता जी का देहांत हुआ था, जो आप आरोपी है नवाब सिंह, तो समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिखा गया था ये वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता की माता के देहांत पे दुख। तो अब देखिए झूठ का और जो षड्यंत्र का पुलिंदा है वो तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि कैसे बिल बिला रहे हैं नवाब सिंह यादव आज के बेटियों डेट में के भाजपा साथ के हुए संपर्क में अपराध पे देखिए कैसे बिल बिला रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। कई साल पहले समाजवादी छोड़ चुके हैं, बेटियों के अब भाजपाइयों के संपर्क में अपराध पे हैं। कैसे बिला रहे हैं। और आप साथ क्या में नाला खोल के कहेंगे? चलोगे, आप तो देश की खुद अगर समाजवादी आप पार्टी खाली न तो होती तो ये 9 सीटें न जीत पाए होते। आपको 9 सीटें जिताने का श्रेय समाजवादी पार्टी को जाता है और आपके नेता को राज्यसभा समाजवादी पार्टी ने भेजा था। आपके नेता को राज्यसभा समाजवादी पार्टी ने भेजा था। ठीक है, एक एक करके आजम खान जी, एक एक करके समाजवादी नहीं है उसे समाजवादी आजम खान जी, एक एक करके मैं आऊंगा आपके पास। पहले रोहित अग्रवाल जी को सुन लेते हैं, काफी देर से कनेक्ट हुए, एक बार सुन लेते हैं, पूरी बात सुन लेते हैं। क्या है रोहित अग्रवाल जी, कंटिन्यू। विवेक की स्थिति साफ है कि समाजवादी पार्टी वालों की आवाज बंद करवाइए विवेक की, ऐसे बात आ नहीं पाई। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं रोहित अग्रवाल जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप अपनी पूरी बात कीजिए प्लीज। हाँ, देखिए स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है कि 43 सीटें अपने सहयोगी के साथ ये उत्तर प्रदेश में जीत के आए हैं। जनता ने इन पे विश्वास इसलिए तो नहीं किया था कि महिलाओं को असुरक्षित कर दीजिए आप जीत के आते ही। स्थिति एक समाजवादी पार्टी के सारे नेताओं के नाड़े ढीले हो गए हैं। और मैं बता दूं कि एनडीए सरकार है, बुलडोजर सरकार, यहाँ पे नाड़े कसना हमको बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो अगर ये इन्होंने अपने नाड़े पैजामे के नहीं कसे जल्द, तो ये इनको समझ में आ जाएगा कि अराजकता फैलाने वालों के ऊपर मैं इसका जवाब आजम खान से लेता हूं। आजम खान जी, ये क्या कह रहे हैं कि ये रोहित अग्रवाल जी? देखिए वही तो कह रहा है ना, रोहित अग्रवाल जी आज जिस लायक हैं वो समाजवादी पार्टी की देन है। आज तुम्हारा दल हमारी वजह से पैदा हुआ है, पहली बात और दूसरी बात, संसदीय भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी का हिस्सा नहीं है, वो 3-4 साल पहले समाजवादी पार्टी छोड़ चुका है और भाजपा के संपर्क में है। और जो क्राइम महिलाओं के खिलाफ हो रहे हैं, एक आदमी अगर समाजवादी मिल गया, बाकी एक करके जो भाजपाई हैं और आरएलडी के हैं उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। जो 99 हैं उनकी भी चर्चा कर लो। एक आदमी 100 में एक समाजवादी है, 99 लोग हैं, उसकी चर्चा नहीं करेंगे जी। ठीक है, रोहित अग्रवाल जी जवाब नहीं लेते। रोहित अग्रवाल जी आज इस लायक है कि केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिली हुई है, राज्यसभा हमने भेजा था, नहीं तो आप पैदल ही होते। कि आज एक अपराधी को बचाने के लिए किस तरीके से ये उल जलूल बातें कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी वाले जिनको चौधरी चरण सिंह जी ने हाथ पकड़ के इनके नेता का उनको नेता बना दिया, किसी अपराधी को नहीं बचा रही है, बल्कि पूछ रही है कि 99 जो अपराधी हैं उनका क्या कर रहे हो। जो 99 अपराधी और हैं उनके बारे में भी जरा सोचिए। एक अपराधी तो आपको बहुत ज्यादा नजर आया, जो 99 आरएलडी और भाजपा का गमछा पहने हैं, जो उनका टैग लगाए हैं, उनके बारे में सोचिए। कृपया करके अपना इतिहास अपने दल का जान लीजिए, पढ़ लीजिए, कुछ पढ़ा लिखा करिए। मुलायम सिंह जी की बहुत बेहतर है, आपसे खराब कहीं नहीं है। ठीक है, हमारा इतिहास आरएलडी से बहुत बेहतर है और हमें उससे आपसे सबक लेने की जरूरत नहीं है। हमें सबक लीजिए, आपसे सबक लेने की जरूरत नहीं है। जो अपनी विचारधारा ही जिसकी कोई ना हो, जो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, अपनी जानकारी को एक एक करके देखिए, एक साथ बोलेंगे तो मैं समझ नहीं पाऊंगा। आजम खान जी से सवाल ले लेता हूं। देखिए एक साथ बोलेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी, समझ कुछ आएगा नहीं। आजम खान जी क्या कहना चाह रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक आदमी की वजह से आपकी पार्टी का नाम बदनाम किया जा रहा है। आजम खान जी, मैं विवेक जी कह रहा हूं, क्या पूरे 13 अगस्त है आज, 13 अगस्त से लेके आज तक
कोई रेप केस दर्ज नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में? अगर वो रेप केस दर्ज हुआ तो क्या ऋचा को मालूम है, रोहित अग्रवाल को मालूम है कितने केसेस दर्ज हुए? एक समाजवादी पार्टी का कोई आदमी मिल गया तो टीवी पे चिल्लाने लगे, अरे जो 72, 99 आपके हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लो, जो 99 आपके हैं उनकी चर्चा कर लो। महिला सुरक्षा आपकी अपनी सरकार है, आप जितना चाहो उतना दुरुपयोग कर लो। आप क्या ऋचा सिंह का नाम ले रहे हो? ऋचा सिंह नहीं, लेकिन आजम खान जी एक सेकंड, एक करके प्लीज, मैं भी अपनी राय रखना चाहता हूं, मुझे भी मौका दीजिए। आप लोग मुझे क्यों नहीं मौका देना चाहते हैं? एक सेकंड सुनिए ना मेरी बात। रोहित अग्रवाल जी, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं ना। आपका शो है, आपको आप लोग मुझे भी थोड़ा मौका दे दिया कीजिए। मैं आजम खान जी ये कहना चाहता हूं, देखिए कोई भी महिला हो, हर महिला की डिग्निटी, हर महिला का सम्मान बहुत जरूरी है। वो महिला किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, किसी की मां है, किसी की बहन है। आप सोचिए, वो हर किसी से जुड़ी हुई है, वो कनेक्टेड है, वो इस देश की बेटी है। वो 1 हो या 99 हो, उसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। सुनिए, और इस बात को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि महिला अपराध पर बहुत गंभीर होने की आवश्यकता है, चाहे वो कोलकाता में हो, चाहे कन्नौज में हो, विवेक जी, चाहे वो असम में हो, चाहे अयोध्या में हो। बिल्कुल विवेक, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। विवेक जी बिल्कुल सुनिए, इस पर सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और जीरो टॉलरेंस वाली नीति होनी चाहिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी का कोई आदमी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का कोई आदमी क्यों ना हो। आजम खान जी, मैं ऋचा जी इसके बाद आ रहा हूं और वैभव जी इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। आजम खान जी, बस एक सेकंड जी, मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूं और जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। मेरा यही सवाल जो सरकार के प्रवक्ता लोग हैं, क्या 13 दिन अगस्त में अयोध्या के अलावा कोई रेप केस दर्ज नहीं हुआ? अगर हुआ तो उसकी क्या जानकारी इनके पास है? और ना हो तो मैं दूं फिर। तो क्या करें, समाजवादी पार्टी वालों को नाला खोल के चलने की इजाजत दे दें? नहीं, अगर और रेप केस हो रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के नेताओं को नाला ढीला करके चलने की आजादी दे दें। नहीं तो उसकी चर्चा कर लो रोहित अग्रवाल जी, उसकी चर्चा कर लो, अपने ऊपर भी उंगली उठाओ, अपने ऊपर भी उंगली उठाओ, ठीक है? किसी एक पार्टी को बदनाम करने के बजाय पहले अपने ऊपर उंगली उठाओ, पहले अपने ऊपर उंगली उठाओ, पहले इस लायक बन जाइए कि समाजवादी पार्टी पे कमेंट करने के लायक बनिए। आपकी हैसियत नहीं है कि आप समाजवादी पार्टी देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, अपराध में तुलनात्मक स्थिति बंद कीजिए। सबसे पहले अपराध उसको अपराध के चश्मे से देखा जाना चाहिए। जब आप एक उंगली किसी की तरफ उठाते तो 4 आपकी तरफ होता है। ऋचा जी कुछ कहना चाह रही हैं, आपको ऋचा जी के पास जा रहे हैं, काफी देर से वो शांत है। उसके बाद वैभव त्रिपाठी आपके पास आ रहा हूं। ऋचा जी। विवेक जी, बहुत शर्मनाक बात है। अभी मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रही थी, किस तरीके से 199 आपको महिलाओं पर अपराध की किसी गंभीरता का कोई अंदाजा है? आप अयोध्या की घटना को कहते हैं कि एक अयोध्या की घटना हो गई। अयोध्या में किस तरीके से अंतिम पिछड़े पायदान की बच्ची जो 12 साल की, उसके साथ महीनों तक समाजवादी पार्टी का वरिष्ठ नेता उसका मानसिक, शारीरिक, सामाजिक शोषण करता रहा, और जिन लोगों ने पीडीए की बात की थी उन्होंने पिछड़ा और दलित के साथ खड़े होने की कोई जरूरत नहीं समझी। और तो और अखिलेश यादव जी ने डीएनए टेस्ट और नार्को टेस्ट की मांग करके उस बच्ची का फिर से सामाजिक शोषण करने का काम किया। और आजम खान जी वहां पर बैठ कर ये बोलते हैं कि आप अन्य घटनाओं की बात करिए। याद दिला दूं विवेक जी, गाजीपुर में 3 साल की बच्ची के साथ रेप होता है और भाजपा के ही लोग होते हैं और सजाती लोग होते हैं। ऋचा और योगी आदित्यनाथ जी के सजाती लोग होते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर न याद हो तो उठा के देख लें, गाजीपुर में 3 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, कौन सी कार्रवाई हुई थी? अगर सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की उंगली उठाना है तो गलत बात है। मैं यहाँ समाजवादी पार्टी की बुराई से बैठ के सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। क्या समाजवादी पार्टी एक मिनट आजम खान जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि एक सेकंड, नवाब सिंह को, ऋचा एक सेकंड आपके पास आ रहा हूँ, प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ।
आजम खान ने थोड़ी देर पहले कहा कि नवाब सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया, फिर आप कहते हैं कि भाई उस एक आदमी की वजह से समाजवादी पार्टी का नाम लिया जा रहा है। जो आदमी जिसका नाता समाजवादी पार्टी से नहीं है वो आपका आदमी कैसे हो जाता है? समाजवादी पार्टी और फिर आप सजातीय और विजातीय करने लगते हैं। आजम खान जी, आप रेप जैसे जघन्य वारदात में भी आप जाति देखेंगे, आप सजातीय और विजातीय करेंगे। पिछले जब से अयोध्या केस हुआ है तब से सिर्फ समाजवादी पार्टी बाकी उत्तर प्रदेश में जितने रेप केसेस हो रहे हैं। तो आप इसको ओन क्यों कर रहे हैं? आपने कहा कि उसको निकाल दिया गया है। अगर आप जाति और मजहब नहीं ढूंढते होते तो आप, मैं ऋचा जी का जवाब पूरा करना चाहूंगा। वो इकलौती पैनलिस्ट हैं यहाँ पर जो अभी विमेन है और जो अपनी बात रखना चाहती हैं, और मैं महिलाओं का पूरा सम्मान करता हूं, पूरी तरह से उनकी बात सुनूंगा। आप बताइए ऋचा जी, आपका क्या कहना है? उसके बाद में आजम खान और उसके बाद में वैभव जी आपके पास आ रहा हूँ। ऋचा जी। नहीं, मैं विवेक जी आपको बता दूं, ऋचा सिंह समाजवादी पार्टी के शोषण का शिकार भी रही हैं। मैं ठीक है, एक सेकंड, मैं ऋचा जी से जवाब ले लेता हूँ। विवेक जी, मैं एकदम यही से आपसे शुरू करने जा रही थी कि मैं आपको बता दूं कि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग जिस तरीके से महिलाओं को अपमानित करते हैं, पूरा गिरोह चलाते हैं ये लोग। ट्विटर से लेकर सामाजिक जीवन में ये गिरोह चलाकर महिलाओं को अपमानित करते हैं और अश्लीलता की दुकान खोलकर समाजवादी पार्टी ने रखी हुई है। और इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि अखिलेश यादव जी महिला अपराधियों को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। अखिलेश यादव जी महिला अपराधियों को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। नहीं, आगे तो आप थोड़ी देर शांत रहिए, सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए। हम भी आपको सुन रहे थे। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जो भी अपराध करेगा उसको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, जो भी अवैध निर्माण करेगा उसको बुलडोज कर दिया जाएगा। लेकिन आप उसी समाजवादी पार्टी से आते हैं जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला अपराधियों को बचाने डीजीपी ऑफिस भागे जाते हैं। आप वही लोग हैं जो अयोध्या की शर्मनाक घटना पर एक 12 साल की पिछड़े समाज से आने वाली बच्ची के साथ ना खड़े होकर मोहित खान के साथ खड़े हो जाते हैं। आप टीवी चैनल पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं कि नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी का सदस्य नहीं है। नवाब सिंह यादव को 2024 जुलाई में अखिलेश यादव जी एक पत्र जारी करते हैं और प्रिय कहकर संबोधित करते हैं। प्रिय नवाब सिंह यादव कहकर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उसको संबोधित करते हैं। तो आप लोगों ने अयोध्या से लेकर कन्नौज तक जिस तरीके से महिलाओं का शोषण की दुकान खोल रखी है, इसका जवाब भाजपा महिला नेत्री ही मिलने गई थी। नहीं, भाजपा के संपर्क में है, भाजपा की महिला नेत्री तो अखिलेश यादव जी से प्रिय कहकर क्यों संबोधित कर रहे थे? आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि जुलाई 2024 में अखिलेश यादव ने नवाब सिंह यादव को एक चिट्ठी लिखी और उसमें प्रिय नवाब सिंह यादव कहा कि वही नवाब सिंह यादव है जो कन्नौज में मिनी सीएम के नाम से जाना चाहता था। ये कन्नौज की लोकसभा सांसद का प्रतिनिधित्व कर चुका है। कन्नौज की लोकसभा सांसद का प्रतिनिधित्व कर चुका है। आखिर नवाब सिंह यादव को अखिलेश यादव जी नवाब सिंह यादव कहकर क्यों संबोधित करते हैं? मैं इसका जवाब आजम खान जी से लूं। वैभव त्रिपाठी कुछ कहना चाह रहे हैं। उसके बाद आजम खान, रोहित अग्रवाल जी आपके पास आ रहे हैं। नहीं, मैं विवेक जी काफी समय ऋचा जी को दिया, वो महिला हैं, मैं भी सम्मान करता हूं, लेकिन एक सवाल ऋचा जी से है कि क्या मणिपुर में उस जो सेना के जवान की बीवी और बेटी के साथ हुआ उसके लिए 2 शब्द बोल पाई बहन ऋचा? या बीएचयू में जो भाजपा के दरिंदों ने, बहन चुप हो जाइए, पहले चुप हो जाइए प्लीज, अगर आपको महिलाओं के प्रति जरा भी संवेदना है तो चुप हो जाइए। बीएचयू की उस छात्रा के प्रति 2 शब्द आपके मुंह से निकले क्या? और हुआ क्या कि उन तीनों दरिंदों को प्रधानमंत्री, अरे आप थोड़ा चुप हो जाइए, अरे चुप हो जाइए, के साथ खड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले वही प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इस देश की महिलाओं के साथ। अगर आपके मन में जरा भी महिलाओं के लिए संवेदना होती तो बात सुन लेती। क्या बीएचयू के दरिंदगी की शिकार उस छात्रा के साथ जाकर आप खड़ी हुई? एक बयान नहीं आया
आप नहीं गई क्योंकि वहां भाजपा के गुंडे थे, उनको आपको बचाना था। भाजपा के बलात्कारियों को बचाने का जिम्मा अगर आप जैसी बहनें उठाएंगी तो सोचिए कि बहनों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। और योगी जी एक बार भी उस पे नहीं। भाई एक एक करके ऋचा जी प्लीज, एक एक करके देखिए आप लोग एक साथ नहीं, ऋचा जी को पहले म्यूट करिए, ऋचा जी को पहले म्यूट करिए, मैं उनके बीच में नहीं बोल रहा था। मेरे पास समय सीमित है, उसमें रोहित जी के पास जाना है। एक बार मैं वैभव जी आपसे पूछना चाहता हूं, आप तो पानी पी कर मणिपुर के। एक सेकंड ऋचा जी प्लीज, मैं ऋचा जी प्लीज एक सेकंड दीजिएगा, एक सेकंड दीजिएगा। वैभव त्रिपाठी जी और रोहित अग्रवाल जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। वैभव त्रिपाठी जी, आप पानी पी कर मणिपुर के नाम पर और बाकी चीजों पर बीजेपी को कोसते हैं या फिर सवाल उठाते हैं, जो ठीक है वो आपके राजनीतिक एजेंडे के तौर पर होता होगा। मुझे एक बात बताइए, जहां तक आप लोग नैतिकता का सवाल पूछते हैं, क्या आप लोगों ने अयोध्या और कन्नौज वाले मामले का जिक्र किया? क्या इस पर पार्टी ने कोई बयान जारी किया? क्या इस पर कोई स्टैंड दिया, या फिर राहुल जी या प्रियंका जी का कोई इस पर प्रतिक्रिया उनकी आई, या सोनिया जी की कोई प्रतिक्रिया आई? वैभव जी, उसके बाद रोहित जी आपके पास आ रहा हूं। विवेक जी बेसिक सा सवाल की आवश्यकता है कि नहीं, वैभव जी बताइए। अगर आपका सवाल पूरा हो जाए तो मैं बोलूं। हो गया। अपराध चाहे मणिपुर में हुआ, चाहे अयोध्या में हुआ, चाहे बीएचयू आईआईटी में हुआ, वो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार था और सबके खिलाफ। मुख्यमंत्री मणिपुर ने कहा ये इकलौता मामला नहीं है, हजारों ऐसे मामले हैं और ऐसी सरकार को बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए, राष्ट्रपति शासन नहीं लगना चाहिए। लेकिन चुप। बीएचयू आईआईटी की बेटी के साथ जो हुआ उसमें क्या बीजेपी 5 दिन में वो चेहरे आइडेंटिफाई हो गए थे। मोदी जी, योगी जी आके फोटो खिंचवा रहे थे उन दरिंदों के साथ और उनको 2 महीने के लिए प्रमोट करके मध्य प्रदेश चुनाव का प्रभारी बना दिया गया। तो बलात्कारियों को जब प्रमोशन आप देंगे तो महिलाओं के प्रति अपराध कम कैसे होगा? और खासकर जब ये सत्ताधारी दल के लोग ऐसा करेंगे तो आप बताइए हम किसके पास जाएंगे? और विवेक जी, मैं आपसे भी इस बात की आश्रय चाहूंगा कि आप भी इस बात को तो बताइए ना कि जब सत्ताधारी दल के लोग बलात्कार करते हैं और उनको प्रमोट करते हैं मुख्यमंत्री। अरे चुप हो जाओ बहन। वैभव त्रिपाठी एक सेकंड। इतनी मर्यादा वैभव त्रिपाठी आपके बीच में मैं नहीं बोला था तो इतनी मर्यादा। अब मेरे पास वक्त थोड़ा सीमित है, मैं रोहित अग्रवाल जी के पास जा रहा हूं। आपने सवाल पूछा, ठीक है, आपने सवाल पूछा, वो आपका हक है, आपने पूछा, लेकिन आपने कन्नौज और अयोध्या का जिक्र क्यों नहीं किया? क्या आप नहीं चाहते हैं कि ये मामला उठे? आप चाहते हैं मणिपुर का मामला उठे, आप चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि बनारस का मामला उठे, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि मणिपुर के अलावा कन्नौज की बात हो, आप ये नहीं चाहते अयोध्या की बात हो, आप ये नहीं चाहते संदेश खाली की बात हो, आप ये नहीं चाहते कोलकाता की बात हो। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूं, महिला अपराध के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप मेरी बात सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं उस बात को आप भी समझ रहे हैं, मैं जो कहना चाह रहा हूं। आपकी बात सुन लिया। रोहित अग्रवाल जी के पास जा रहा हूं, मेरे पास समय सीमित है। रोहित अग्रवाल जी आपका जवाब। नहीं, कन्नौज और अयोध्या के अपराधियों के साथ भी एक मिनट आपका नाम रोहित अग्रवाल नहीं है भाई, आपका नाम रोहित जी को लेकर आए। रोहित अग्रवाल प्लीज जल्दी से। रोहित अग्रवाल। देखिए विवेक भाई, स्थिति बिल्कुल साफ है कि महिला के ऊपर हुआ अपराध, चाहे वो मणिपुर में हुआ हो, चाहे वो बंगाल में हुआ हो, चाहे वो अयोध्या में हुआ हो और चाहे वो कन्नौज में हुआ हो, कम से कम अपराधियों का संरक्षण करने का काम हमें नहीं करना चाहिए, जो समाजवादी पार्टी खुलेआम कर रही है। आप देखिए, एक विदेश की संस्था हिडेनबर्ग एक रिपोर्ट देती है जो कि आपको क्लियर है कि वो दलाल संस्था है, एक पोजीशन बनाती है शेयर मार्केट के अंदर, रुपया कमाती है, अपनी फर्जी रिपोर्ट देके और देश की फाइनेंशियल स्थिति को खराब करती है। रोहित जी, आज मैं उस टॉपिक पे डिबेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज मैं बहुत गंभीर हूं।